हेलो दोस्तों, यूडीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज विजन पीटी 365 के सीरीज इन्वायरमेंट वाले सीरीज का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं, जो जिसको हम शुरू करेंगे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आइए देख लेते हैं इसमें है क्या। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये जो है एक नीतिगत साधन है। इसका उपयोग ऐसे किया जाता है, मान लीजिए आपने दो देश हैं, चाइना जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, दो देश हैं, उसमें एक है चाइना और एक मान लीजिए जापान है। चलिए इंडिया का ही उदाहरण ले लेते हैं। उसमें एक चाइना है और एक भारत है। तो उन्होंने मान लीजिए एक कंप्यूटर बनाया। तो चाइना ने जो कंप्यूटर बनाया उसको बनाने में कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हुआ, लेकिन इंडिया ने जो कंप्यूटर बनाया उसको बनाने में चाइना से जो है कार्बन उत्सर्जन 20% कम हुआ। तो अगर अब ये दोनों चाइना और भारत अपने उत्पाद को लेके यूरोपियन संघ के किसी देश में जाएंगे, तो उनको उनके कार्बन उत्सर्जन के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी उस वस्तु के प्रोडक्शन में जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा, आपको यूरोपियन यूनियन के देशों में उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यही है सीबीए। ठीक, इससे क्या होगा, इससे जो बाहरी देश के व्यापारी हैं उनको नई तकनीकी प्रयोग करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, नई तकनीकी प्रयोग करने का प्रोत्साहन मिलेगा और वो ऐसी ऐसी तकनीक का प्रयोग करेंगे जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो। ठीक, जिससे जो है हमारे नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगा। ठीक, तो सीबीएम क्या है? एक नीतिगत साधन है। इसका प्रयोग यूरोपीय संघ के देशों में आने वाली कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित शुल्क आरोपित करना है। ठीक, इसका जो है आयातकों के यूरोपियन यूनियन के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के समतुल्य कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना पड़ेगा। ठीक, इसमें क्या है कि इसकी जो रिपोर्टिंग थी वो 1 अक्टूबर 2023 को की गई थी और इसको लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से। अभी ये जो है केवल कुछ ही वस्तुओं पर लागू हुआ है, जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन। आगे चलकर ये इसमें और भी वस्तुएं जुड़ेंगी। तो ये जो है यूरोपियन यूनियन के फिट फॉर 55 के दिशा में एक और सीबीएम एक कदम जोड़ा गया है। अब आइए देख लेते हैं फिट फॉर 55 है क्या। फिट फॉर 55 ये है उत्सर्जन को जो है 1990 के स्तर से उत्सर्जन को, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कितना कम करना, 55% तक कम करना। और उसके साथ ही 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। ये है फिट फॉर 55। इसके अलावा फिट फॉर 55 और सीबीएम के अलावा यूरोपियन संघ ने सामाजिक जलवायु कोष की स्थापना की है, जिसमें क्या होगा कि हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने वाली लागत को वहन करने में यूरोप के लोगों की सहायता करेगा। ठीक है, मतलब उसमें ऐसे ऐसे तकनीकों के लिए फंड प्रोवाइड कराएगा, तकनीकों के लिए पैसा प्रोवाइड कराएगा जो उर- जो है एनर्जी ट्रांजिशन में सहायता करे। यानी जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ईंधन की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करे। दूसरा चीज क्या है? उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में सुधार। यानी यूरोपीय उद्योगों और ऊर्जा कंपनियों को 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन 62% करना होगा। 62% की कटौती करनी होगी। पहले ये कितना था? 43%, लेकिन अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 62%। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे जो टॉपिक है वो है ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान क्या है? इसको भी यूरोपियन संघ ने ही शुरू किया है। यह विनियामकी एक फ्रेमवर्क, इसका जो मेन उद्देश्य है वो विनियामकी फ्रेमवर्क विकसित करना है और वित्त तक जल्दी पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके प्लान की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट तैयार करना, ठीक है, और नेट जीरो इंडस्ट्री एकेडमी स्थापित करना। ठीक, तो ये था जो है ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। तो हमने देखा सीबीएम,
फिट फॉर 55 और ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। अब आइए देखते हैं जलवायु के लिए रेड स्वैप, डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप। डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप, इसको डेप्थ फॉर नेचर स्वैप भी बोलते हैं। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप भी बोलते हैं। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप है क्या कि मान लीजिए दो देश हैं, एक है अमीर देश और एक है गरीब देश। तो अमीर देश से गरीब देश ने $500 बिलियन का उधार लिया। ठीक, अब उधार लिया है तो इसको लौटाना भी पड़ेगा। तो अमीर देश ने क्या कहा कि आप हमें सिर्फ $400 बिलियन ही लौटाइए, आप $100 मत लौटाइए, $100 बिलियन मत लौटाइए। लेकिन एक शर्त है कि आपको जो ये $100 बिलियन है वो आपको पर्यावरणीय सुधार में प्रयोग करना पड़ेगा। यानी ऐसी ऐसी जगह उपयोग करना पड़ेगा जिससे पर्यावरण सुधार में मदद मिले। ठीक है, इसी को डेप्थ ऑफ क्लाइमेट स्वैप या नेचर स्वैप कहते हैं, डेप्थ ऑफ नेचर स्वैप कहते हैं। ठीक है, ये जान लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें। इसको जो है पहली बार इसका उपयोग जो है लैटिन अमेरिका ने 1980 के दशक में किया था। यह महासागरों के संरक्षण के लिए। ठीक है, जैसे नेचर पर्यावरण को बचाने के लिए डेप्ट का प्रयोग करेंगे, वैसे ही महासागर के संरक्षण के लिए सबसे बड़े डेप्ट स्वैप पर इक्वाडोर ने 2023 में हस्ताक्षर किया था। ठीक, भारत जो है अभी आज तक जो है किसी डेप्ट ऑफ नेचर स्वैप में शामिल नहीं हुआ है। इसमें डेप्ट ऑफ नेचर स्वैप में शामिल अन्य देश हैं ब्राजील, मेडागास्कर, फिलीपींस। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। पोत परिवहन द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक है, यानी जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन इस समय पोत है, तो उसके उसके परिवहन से जो उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम है समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति। ठीक है, इसने जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए रणनीति अपनाई है। आइए देख लेते हैं क्या क्या रणनीति है। तो इसमें जो है तो पोत परिवहन द्वारा जो उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसों का, ये कुल उत्सर्जन का जो है 2.89% जो है पोत पोत परिवहन द्वारा होता है। इसमें मेन कौन कौन से गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ब्लैक कार्बन है। ब्लैक कार्बन उसे कहते हैं जिससे जीवाश्म ईंधन से जो है अपूर्ण जला हुआ कार्बन जो होता है उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है, इसमें क्या क्या करेंगे कि जीएचजी के उस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कैसे कमी लाएंगे। इसमें 2008 की तुलना में 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कम से कम 40% की कमी करना। ठीक, इसको कमी कैसे करेंगे? इसमें इसके लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाएंगे, क्लोज लूप स्क्रबर का प्रयोग करेंगे, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का प्रयोग करेंगे और स्लो स्ट्रीमिंग करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है 2050 या उसके आसपास निवल शून्य उत्सर्जन को लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं पोतों से उत्सर्जन कम करने के लिए और कौन कौन से प्रयास किए गए हैं भारत में। तो भारत में पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्या किया है, हरित बंदरगाह के लिए हरित सागर दिशा निर्देश 2023 जारी किया है। ठीक, भारत ने आईएमओ के ग्रीन वाइज 2050 प्रोजेक्ट के तहत भारत जो है पहला देश उसने चुना है। ठीक है, तो ग्रीन वाइज है क्या? ग्रीन वाइज जो है नॉर्वे की सरकार, नॉर्वे और आईएमओ द्वारा शुरू किया गया एक परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है, शिपिंग उद्योगों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को कम करना। उत्सर्जन को कम करना। ठीक, अब कुछ बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करना। बंदरगाह 2030 तक हरित हाइड्रोजन के प्रबंधन, भंडारण और उत्पादन में सक्षम होंगे। और केंद्र सरकार ने 2030 तक, ठीक, 2030 तक हरित पोत परिवहन का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
ठीक। और पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम भी शुरू करने का प्रयास किया है। विश्व में कौन-कौन सी पहल है पत्तन पोत परिवहन से उत्सर्जन कम करने के लिए? हरित पोत परिवहन गलियारे के लिए क्लाइड बैंक घोषणा पत्र। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्लाइड बैंक घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो हरित पोत परिवहन से। ठीक। भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। संधारणीय समुद्री परिवहन के लिए वित्त पोषण के गोलमेज पहल। ठीक। यह आईएमओ, यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा विश्व बैंक की संयुक्त पहल है। और एक जो है शुरू किया गया, इसमें क्या है? वैश्विक समुद्री प्रौद्योगिकी सहयोग केंद्र एमटीसीसी नेटवर्क। ठीक। अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। आगे जो अगला टॉपिक है वो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज जो है चर्चा में क्यों है कि आईएमडी, इंडियन इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने कौन-कौन से इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? भारत में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज एनएफसीएस पर एक कार्यशाला के दौरान जलवायु अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज फॉर इंडिया के लिए 8 मुख्य घटक हैं। 8 मुख्य घटक वो कौन-कौन से हैं? ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, आपदा जोखिम में कमी है, कृषि एवं सुरक्षा है, जल है और अदर्स है। आइए जान लेते हैं एनएफसीएस के बारे में। एनएफसीएस है क्या? एनएफसीएस जो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज क्या है? इसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के आधार पर प्रस्तावित है ये। ठीक है। इसको सबसे पहले 2009 में स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने भी एनएफसीएस लॉन्च कर चुके हैं। यानी इसके पहले जो है भारत के पहले स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम लॉन्च कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित जलवायु निगरानी और पूर्वानुमान सेवाओं के सृजन, उपलब्धता, वितरण और उपयोग को मजबूत करने पर आधारित है। आईएमडी जो है भारत में एनएफसीएस के सूत्रीकरण के कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी आईएमडी है। अब आइए देखते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज क्या है। ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज जो है विश्व जलवायु सम्मेलन के तीसरे तीसरे चरण में 2009 में तीसरे विश्व जलवायु सम्मेलन में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो समन्वय है वो करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका गठन विश्व के अलग-अलग देशों के सरकारों और संगठनों की साझेदारी से किया गया है और भारत भी इसका जो है संस्थापक सदस्य है। इसका उद्देश्य जो है एक जलवायु स्मार्ट सोसाइटी का विकास करना है। यानी जीएफसीएस का उद्देश्य क्या है? जलवायु स्मार्ट सोसाइटी का विश्वास करना है। अब आइए देख लेते हैं जलवायु संबंधी अन्य शब्दावलियां और सुर्खियां। भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड। भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड क्या है? इसको नीति आयोग ने जारी किया है। इससे पहले दो भारत ऊर्जा जलवायु डैशबोर्ड शुरू हो चुके हैं। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि क्लाइमेट और एनर्जी डाटा को रियल टाइम में आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। इसका मुख्य काम यही है। इसको नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसके ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटा सेट पर वास्तविक समय आधारित डेटा के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। ठीक। यानी जो है जो क्लाइमेट और एनर्जी डाटा है उसको रियल टाइम पे आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक। अब अगला जो है वो है संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियन। ठीक। ये ज्यादा कुछ नहीं है। इसका कार्य जो है कई स्वैच्छिक और सहयोगात्मक कार्य से जोड़ने के लिए राष्ट्रों ने उच्च स्तरीय चैंपियन नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसका निर्णय जो है COP28 और COP29 में लिया गया था। अब अगला जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन सलाहकार समिति। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है? एनर्जी ट्रांजिशन मतलब जैसे हम अभी जीवाश्म ईंधन यूज कर रहे हैं, तो जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर मूव करना एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक। फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिशन सलाहकार समिति
ने जो है द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया ऑयल गैस सेक्टर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट जो है देश के कुल ऊर्जा क्षमता में हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के अपनाए जाने पर केंद्रित है। इसका गठन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 2021 में गठित किया था। ठीक है, ये देश में तेल और गैस के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एनर्जी ट्रांजिशन की राह तैयार करने के लिए मदद करेगा। ठीक, अब अल्कालिक हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या होता है? जैसे हेलो, हैलोजन दो शब्दों से बना है। हेलो, हेलो मतलब होता है सॉल्ट यानी लवण। ठीक, और जन मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। जन मतलब क्या होता है? उत्पन्न करने वाला। यानी जो लवण उत्पन्न करने वाली गैसें होती हैं उनको हैलोजन कहते हैं। हैलोजन गैसें हैं आयोडीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, एस्टेटीन। ठीक है, तो महासागर इस हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है महासागर अल्पकालिक हैलोजन मुक्त करके पृथ्वी को ठंडा रखते हैं। ठीक है, ये शीतलन में 8 से 10% का योगदान करते हैं। जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 6 महीने से कम का जीवन काल होता है। ये ऐसी गैसें हैं जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे हैलोजन तत्व होते हैं। इनका स्रोत क्या होता है? इनका स्रोत जो है समुद्री पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और शैवाल होते हैं। इनके अलावा जो है महासागर से उत्सर्जित अजैविक स्रोत और क्षोभ मंडल की केमिस्ट्री है। ठीक, इसका प्रभाव क्या होता है? महासागरों से उत्सर्जित जो शॉर्ट लाइफ हैलोजेंस होते हैं ये ओजोन क्षरण के जरिए ताप वृद्धि को कम करते हैं और कूलिंग एरोसोल का निर्माण निर्माण को भी कम करते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट लाइफ हैलोजेंस होते हैं वायुमंडल में मीथेन के जीवन काल और जल वाष्प के स्तर को घटाते हैं बढ़ाते हैं सॉरी। अब अगला जो टॉपिक है ये है डिकार्बोनाइजेशन। डिकार्बोनाइजेशन डिकार्बोनाइजेशन क्या? डिकार्बोनाइजेशन नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है टुवर्ड्स डिकार्बोनाइजेशन पासपोर्ट 2030 और स्टॉक स्टेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन G20। इसमें भारत का कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 1990 से 2019 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? 330% की वृद्धि हुई है। इसमें अलग अलग गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाने या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिकार्बनाइजेशन कहते हैं यानी विकार्बनीकरण कहते हैं। ठीक, जितने भी G20 देश हैं, 21 देश हैं G20 में, वर्तमान वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 80% से अधिक उत्सर्जन, ठीक है, जितना वर्तमान में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है उसमें 80% से अधिक उत्सर्जन और वैश्विक परिवहन से जितना उत्सर्जन होता है उसमें लगभग 70% के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है। G20 देशों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। अब ये कपल मॉडल इंटर कैम इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6 ये जो है क्लाइमेट मॉडल है। अब अगला जो है वो हाँ ये मिथाइलो 2 माइक्रोबियम ब्यूटेंस 5GB1C। ये क्या है? ये मीथेन का उपभोग करने वाला जीवाणु है। ठीक है, इससे क्या होगा? मीथेन जो है कहाँ कहाँ से निकलता है? लैंडफिल साइट से निकलता है, धान के खेतों से निकलता है, तेल और गैस के कुओं से निकलता है। तो इसमें ये बैक्टीरिया छोड़ देने पे ये क्या करेगा? ये मीथेन का उपभोग करने के बाद बायोमास का उत्पादन करते हैं। तो जो है मीथेन भक्षी बैक्टीरिया कौन सा है? तो मिथाइलो ट्यूबी माइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C। ठीक, अब अगला जलवायु लोचशील और निम्न कार्बन युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए एक फ्रेमवर्क। ठीक, इसको WHO ने शुरू किया है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में समुदायों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद करना।
इसके लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जाएगा और साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लचीलेपन में भी वृद्धि की जाएगी। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ये जो है वित्त पोषण तंत्र जेट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप क्या है? वित्त पोषण तंत्र है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों को छोड़कर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने हेतु सहायता करना। ठीक है, इसकी घोषणा पहली बार ग्लासगो में COP26 में की गई थी। ठीक, सेनेगल जो है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके पहले के 3 देश कौन कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक, सेनेगल के लिए 2.5 बिलियन यूरो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप समझौते की घोषणा की गई, इसलिए ये न्यूज में आया है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या है? ये जो है विकासशील देशों को जो है ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मोड़ेगा। ठीक, इसमें 4 देश हैं अभी तक। सेनेगल समझौता इसको बोलते हैं। सॉरी, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? सेनेगल है, सबसे नया जुड़ा है। इसके पहले साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है और वियतनाम है। ठीक, वियतनाम है। ठीक है, अब क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव देख लेते हैं क्या है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट इसके नाम से रिपोर्ट जारी की है। ये जो है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव जो है वित्त एवं नीति में विशेषज्ञता वाला एक विश्लेषण और सलाहकार संगठन है। ठीक है, इसका मिशन क्या है? मिशन जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने हेतु आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों की मदद करना है। विश्व भर में इसके 6 कार्यालय हैं। ठीक है, भारत में भी है, इसमें ब्राजील है। तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के विश्व भर में कितने कार्यालय हैं? 6 कार्यालय हैं। इसमें से ब्राजील में है, भारत में है, इंडोनेशिया में है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, अब आगे जो है सुर्खियों में रहे हुए कुछ संस्थाएं और संगठन देख लेते हैं। जिसमें पहला पहला संगठन जो है वो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है। ठीक है, ये क्या करता है? वैश्विक पर्यावरण एजेंडा स्थापित करने और सतत विकास कार्यक्रम के दक्ष कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में कार्य करता है। इसका गठन कब हुआ था? 1972 में स्थापित हुई थी ये। ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है। इसका जो गठन हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। भारत सहित इसमें कितने देश हैं? अभी 193 देश हैं। बजट एंड प्रोग्राम ऑफ वर्क, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा ने यूएनईपी के बजट एंड प्रोग्राम ऑफ वर्क को अनुमोदन प्रदान करती है। ठीक है, ये जो है 95% स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर है। ठीक, जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी आईपीसीसी, इसकी यूएनईपी और विश्व मौसम संगठन द्वारा संयुक्त मेजबानी की जाती है। यानी आईपीसीसी की जो रिपोर्ट होती है, आईपीसीसी की रिपोर्ट में कौन कौन? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस डब्ल्यूएमओ की संयुक्त साझेदारी होती है। ठीक, यूएनईपी के तहत बहुत जो है अभी तक 15 पर्यावरणीय समझौते हो चुके हैं। इसमें कुछ मुख्य मुख्य को जान लेते हैं। जैसे गठन होने के बाद सबसे पहला जो समझौता था वो साइट्स का था। ठीक है, न्यू जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। ठीक है, दूसरा जो था वो 1979 में हुआ था। इसको सीएमएस या बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं। 1979 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन था ये। तीसरा जो था वो था 1985 में वियना कन्वेंशन। ठीक है, ओजोन परत के लिए था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और बेशल कन्वेंशन 1989 में
ये था खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण और इसके निपटान के लिए। फिर जो पांचवा है वो है जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। फिर छठवां है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए, ठीक है। और जो सातवां है वो है स्थायी कार्बनिक स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर। और मिनमाता कन्वेंशन, पारा पारा पारे के प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये थे इसके 8 जो है मेजर वर्क। यूएनईपी द्वारा कुछ और रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जिसमें है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या होता है? आमतौर पर यह विकासशील और विकसित देशों, क्या है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट? विकासशील और विकसित देशों के विकसित देशों में जलवायु अनुकूलन होने के लिए जो आवश्यक धनराशि और जो आवश्यक धनराशि होती है और प्राप्त जो धनराशि होती है, प्राप्त जो सहायता के लिए धनराशि मिलती है, उसके बीच के अंतर को एडाप्टेशन गैप कहते हैं, ठीक है। यानी विकासशील और विकसित देशों में जलवायु परिवर्तन में अनुकूलन होने के लिए आवश्यक धनराशि और प्राप्त धनराशि के बीच जो अंतर होता है उसको एडाप्टेशन गैप बोलते हैं। तो इसमें जानने वाली चीज ये है कि एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है यूएनईपी द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और दूसरी जो रिपोर्ट है इसमें यूएनईपी द्वारा जो जारी की जाती है वो है उत्सर्जन अंतराल गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा जारी की जाती है, ठीक। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट और एमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक। इसमें इस रिपोर्ट एमिशन गैप रिपोर्ट में जो है जो हालिया स्थिति है, यानी वह जो पेरिस समझौते के तहत जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की वैश्विक प्रयास का कार्य था, उसके आकलन आकलन की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ये कहा गया है कि 2021 से 2022 तक उत्सर्जन में 1.2% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। जिसमें जो 1.2% वृद्धि हुई थी वो मुख्यतः जो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जीवाश्म ईंधन दहन और औद्योगिक गतिविधियां हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है कि अगर जो उत्सर्जन है वो सबसे अधिक आय वाली 10% आबादी 48% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, ठीक। और अगर ऐसी ही स्थिति अगर बनी रही तो क्या होगा? वैश्विक ताप वृद्धि को 3% तक सीमित रखा जा सकता है। मतलब हालिया जो स्थिति है उत्सर्जन की, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो वैश्विक तापमान को जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखा जाता है। यानी पेरिस समझौते का जो 2% का लक्ष्य है वो नहीं पूरा हो पाएगा। इसके तहत अन्य यूएनईपी जो है अन्य रिपोर्ट कौन कौन सी निकालती है? टर्निंग ऑफ द टैप रिपोर्ट, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लाइमेट, कंस्ट्रक्शन a न्यू फ्यूचर, व्हाट्स कुकिंग, यूएनईपी की स्पेशल एडिशन फ्रंटियर रिपोर्ट 2023, व्हाट्स कुकिंग, ठीक। और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक और ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, ठीक है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, उसके बाद जो है आपका टर्निंग ऑफ द टैप और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक और ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जो है यूएनईपी द्वारा निकाला जाता है। अब आइए देख लेते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर उसके द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना यह वर्ष 1950 में डब्ल्यूएमओ कन्वेंशन के अनुसमर्थन मिलने के बाद स्थापित हुई एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी उत्पत्ति 1873 में, ठीक, स्थापित जो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन है आईएमओ है उससे हुई है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। इसके 193 सदस्य देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट नाम से रिपोर्ट जारी की जाती है।
इसमें इस रिपोर्ट में मेन पॉइंट क्या थे कि 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 के औसत तापमान में 1 से 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक था। ठीक, लेकिन 2015 से 2022 के बीच 8 वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर गर्म रहे हैं। ठीक है, जिसमें जिसके लिए जिम्मेदार मुख्यतः तीन ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। समग्र रूप से महासागरीय सतह के 58% भाग पर 2022 के दौरान कम से कम एक समुद्री हीट वेव की घटना को दर्ज किया गया, यानी हीट वेव की जो बारंबारता है वो जो है बढ़ गई है, जो महासागर के सतह के 58% भाग पर फैल गई है। समुद्री जल स्तर में वैश्विक औसत वृद्धि की दर जो है 1993 2000 2.27 मिलीमीटर और 2013 से 2022 के बीच जो है 4.62 मिलीमीटर प्रति वर्ष के बीच दोगुनी हो गई है। ठीक है, यानी अगर 1993 से हम कंपेरिजन करें 2022 की, तो जो स्थिति है वो दोगुनी की है। उसमें 2.27 था और अब जो स्थिति है वो 4.62 की है। जो अगली रिपोर्ट है वो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के वैश्विक औसत 417.9 ppm पार्ट्स पर मिलियन पर पहुंच गया है। ठीक है, जो पूरे औद्योगिक स्तरों से 150% की वृद्धि है। 2022 में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता में पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 264% मीथेन बढ़ा है और नाइट्रस ऑक्साइड जो है 124% की वृद्धि दर्ज की है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी हो गई है, 417.9 पार्ट्स पर मिलियन हो गई है। ठीक, अब इसमें आगे जो रिपोर्ट है वो वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स। 50% से अधिक वैश्विक जल ग्रहण क्षेत्र और जलाशयों में परिवर्तन देखा गया है। जो मतलब विश्व में उपस्थित आधे आधे जल ग्रहण और जलाशय हैं, इनमें से अधिकतर जो है सामान्य से अधिक शुष्क हो गए हैं। ठीक है, मृदा की नमी और वाष्पोत्सर्जन में विसंगतियों के कारण जो है नदी अपवाह स्थितियां देखे जा रहे हैं, बदलावों को व्यक्त किया गया है। ठीक, और एशियन वाटर टावर AWT। एशियन वाटर टावर क्या है, वर्ष 2000 से 2018 तक इस क्षेत्र में कुल ग्लेशियर द्रव्यमान में लगभग 4.3% की कमी आई है। एशियन वाटर टावर में तिब्बती पठार, हिमालयन, काराकोरम, हिंदू कुश, पामीर और तिएनशान पर्वत शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब अन्य रिपोर्ट में क्या क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच, एयर क्वालिटी क्लाइमेट बुलेटिन, ग्लोबल एनवायरनमेंटल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2027। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब आगे जो पीटी 365 में जो चैप्टर है वो आपका आपका है पॉल्यूशन का। इसको हम कल कल के क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।